नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छे लेवल की चल रही होगी। चलिए, मैं आज आपके लिए आदिकाल का जो यूथ प्रैक्टिस करवा रही हूँ उसका आदिकाल का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और इनको अपने मित्रों में शेयर तो ज़रूर ही कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है संदेश राशक किस प्रकार का पहले हमारा क्वेश्चन है। यहीं से हमने क्लास ऑफ की थी, अब यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? तो आप लोग पता है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए देखते हैं। संदेश राशक जो है अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है, ठीक है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो ये कितने थे? 12 थे। आलवार भक्तों की संख्या कितनी? 12। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। आलवार जो थे तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। आलवार भक्तों के पदों का संग्रह क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंध कहलाता है, ठीक है। अगला, कैमास वध किस प्रकार की प्रमुख घटना है? पूछ रहा कैमास वध किस प्रकार की प्रमुख घटना है? तो बीसल देव रासो, ठीक है, परमाल रासो। कैमास वध किस ग्रंथ की कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख रचना है? तो बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। तो किसकी आप लोग कमेंट करिए, बताइए। तो कैमास वध जो है ये पृथ्वीराज रासो की रासो ग्रंथ की प्रमुख रचना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख रचना घटना है। कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, ठीक है। अगला देखते हैं। अब ग्रंथ देख लेते हैं और उनके रचनाकार देख लेते हैं। तो बीसल देव रासो नरपतनाल, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन? नरपतनाल। खुमाण रासो के हैं दलपत विजय और परमाल रासो के हैं जगनिक, ठीक है। अगला देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यु, महापुराण। तो कौन सा होगा? तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित जो है पौमचर्यु है। कौन सा है? पौमचर्यु है। अगला देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पौमचर्यु है। पौमचरित ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने किया था। इनकी अन्य रचना रिठ में चर्यु तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू ने पौमचर्यु को उनके पुत्र स्वयंभू के पौमचर्यु को जो है उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास जी। रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। कौन है? पुष्पदंत। अगला देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? आप लोग बताइए। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है, अवधी। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल। क्या है? डिंगल। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं डिंगल भाषा जो है अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप के डिंगल कहा जाता है। अपभ्रंश एवं
राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहा जाता है, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो कौन सी? राउरवेल, हमीर रासो, भारतेश्वर, बाहुबली रास, बीसलदेव रासो। कौन सी? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो ये बीसलदेव रासो मानी जाती है। अब देख लेते हैं, बीसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बीसलदेव रासो नरपत नाल द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है, पंडी साल सत्थ बखाण देह बुद्ध बसंत न जाने, यह किसकी काव्य पंक्ति है? पंडी साल सत्थ बखाण देह बुद्ध बसंत न जाने। ठीक है, तो यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये किसकी है? ये सराहपाद की है। ये सराहपाद की काव्य पंक्ति है। ठीक है, पंडी साल सत्थ बखाण देह बुद्धि बसंत न जाने, यह काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सराहपाद द्वारा रचित है। किसके द्वारा? सराहपाद द्वारा। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो किसमें है? आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो ये किसमें है? परमाल रासो में। किसमें है? परमाल रासो में। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनीकृत आदिकालीन रचना परमाल रासो में है। आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आल्हा खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्धभूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ठीक है, आल्हा खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगला देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला काव्य किसे माना है? तो किसे माना है? तो इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना हिंदी का पहला काव्य, किसको माना? स्वयंभू को माना है। ठीक है, देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला काव्य स्वयंभू को माना, जबकि सरापा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला काव्य माना। सामान्यतः सरापा को ही सर्वमान्य रूप में हिंदी का पहला काव्य माना जाता है। अगला देखते हैं, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता जो है गोरखनाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? गोरखनाथ को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ मच्छंदर नाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना? पृथ्वीराज रासो को माना गया। किसे माना गया? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया। यह आदिकालीन रचना है और इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं। खुमान रासो एवं बीसलदेव रासो भी आदिकालीन रचना है। इनके रचयिता क्रमशः दलपत विजय एवं नरपत नाल है। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, अभी आगे होगा। ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कविता के संबंध में अलग अलग कथन इस प्रकार। साहित्य समाज का दर्पण है।
कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ठीक है, अगला देखते हैं 113 पे। गोरी सोवे सेज पर मुखबर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। अगला देखते, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो खड़ी बोली में रचना किसने की है? तो आदिकालीन के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? तो अमीर खुसरो ने की। किसने की? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गद्य। अगला देखते हैं, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो ये कीर्ति सिंह के थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, सेव, सर्वस्व सार, गंगा वाक्यालय, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली। पदावली मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। क्या कहा? जाति कवि। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। ठीक है, और फ्रेंड आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को पूरा वॉच किया करिए जिससे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो कौन है? सराहपाद, चरपरीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कन्हैया। तो कौन है? कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो है सराहपाद। ठीक है, सराहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सराहपाद हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखते हैं, आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमाल रासो। कौन सी है? परमाल रासो। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना जो है परमाल रासो है। परमाल रासो के लेखक जगनीक हैं। परमाल रासो आल्हा उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। किसने कराया था? चार्ल्स इलियट ने। ठीक है, चंद्र बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्र बरदाई जो थे किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये किसके दरबारी? पृथ्वीराज चौहान के। चंद्र बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। किसकी की? पृथ्वीराज रासो की रचना की। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। किसके संबंध में? ठीक है, तो विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, ये गलत है। विद्यापति के पदों को हाँ, यही सही होगा। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ओ सॉरी, नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, सॉरी फ्रेंड। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों के आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, गलत। विद्यापति के पदों को गीत गोविंद में भाव साम्य है, ये भी गलत। ठीक, और ये देखते विद्यापति के पद अधिक
अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। हाँ, ये होगा सही, ठीक। और विद्यापति के पदों की रचना भक्त की दृष्टि से की गई, ये गलत। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। अब देखते हैं यहाँ पे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के इस कथन का आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। जैसे आप कहते हैं, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा, क्या होगा? तो होगा दोहा या दूहा, ठीक है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में यही होगा, दोहा या दूहा होगा। और क्या होगा? अगला देखते हैं, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में दोहा या दूहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं, कौन है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं, कौन है? तो बताइए कौन है? इसका होगा डॉक्टर भूलर महोदय, ठीक है। तो इसमें कौन सा? डॉक्टर भूलर महोदय होगा। फ्रेंड पता था, लेकिन देख लेते तो ज़्यादा सही रहता है। देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर भूलर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। अगला देखते, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राउरवेल। कौन सी है? राउरवेल। अगला देखते हैं, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउरवेल है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। राउरवेल एक शिलांकित कृति है, जिसके रचयिता रोडा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिषेश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जोइंदू ने किया था। किसने किया था? जोइंदू ने। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, तो इसमें कौन सा होगा? बीसल देवरासो नरपत नाल की है। खलिक बारी जो है, ये खलिक बारी किसकी है? ये अमीर खुसरो की। खलिक बारी जो अमीर खुसरो की है। भारतेश्वर बाहुबली रास जो है, ये सालभद्र सूरी के। दोहा को सराहपाद की है। तो इसमें कौन सा सही होगा? 2 4 3 1। तो ऑप्शन बी से 2 4 3 1, 2 4 3 1, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रंथों व रचनाकारों का सुमेलन विवरण, ठीक है। ग्रंथों व रचनाकारों का सुमेलित विवरण। तो सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो बीसल देवरासो नरपत नाल, खलिक बारी अमीर खुसरो, भारतेश्वर बाहुबली रास सालभद्र सूरी, दोहा को सराहपाद, कीर्तिलता विद्यापति। अगला देखते हैं,
जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तो ये मतलब ये गलत है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये सही है। तो इसमें कौन सा होगा? ए गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, दी गई स्थापना गलत है एवं तर्क सही। जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला देखते हैं, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है क्या है? तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या? हठ योग। अगला देखते हैं, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग से ही हठ योग कहते हैं, योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ को जो है नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। अगला देखते हैं, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जो इंदु राम सिंह जिंदत सूर्य धनपाल। तो ये राम सिंह होंगे। कौन होंगे? राम सिंह होंगे। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि का सन 1057 के लगभग मानते हैं। कब मानते हैं? 1057 के लगभग। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो कल्लूलाल, इंसान खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये अमीर खुसरो का है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन अमीर खुसरो का है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियाँ और मुकर्रियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खली की बारी, पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, दो सुखने, गजल आदि, ठीक है। अब देखते हैं अगला, देसिल बैना सब जन मिठा देसिल बाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का या वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है, क्या नाम है? तो कौन है? इन्हें विद्यापति ने कहा था। देसिल बैना सब जन मिठा तेसन जपो अहट्टा, किसकी थी? विद्यापति की थी। फिर आ गया, देसिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका एवं पदावली हैं। प्रथम दो रचनाएं अवहट्ट में तथा पदावली मैथिली भाषा में रचित है। पदावली विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। जो पदावली जो है विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ। अब देखते हैं, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो सारंगधर पद्धति जो है किस विधा? महाकाव्य, सुभाषित ग्रंथ, खंड का एकार्थ काव्य, क्या है? तो ये सुभाषित संग्रह है। तो सारंगधर पद्धति जो है सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर, मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। अगला देखते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है किसे? तो ये विद्यापति को जाना जाता है। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया, जो निम्नवत है: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि हैं, ठीक है। अगला देखते, विक्रम की 7वीं शताब्दी
से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह चंद्रधर शर्मा का है। किसका? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृत भाषा हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी। ठीक है। अगला देखते, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो कितने हैं? 69, यानी पृथ्वीराज रासो में जो है 69 यानी कि 69 समय हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद के रूप में रचित माना। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत कवि पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया था। किसने पूर्ण किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? तो किस नाम से? तो पुरानी हिंदी नाम से पुकारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। क्या कहा है? पुरानी हिंदी को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पूछ रहा है कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सी नहीं है अपभ्रंश की। तो देखिए, पौम चरियो है, पाहुड़ दोहा भी है, भविष्यत कहा भी है। चित्रावली नहीं है अपभ्रंश की रचना। अगला देखते हैं, इसका थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं। चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में रचित है। पौम चरियो स्वयंभू द्वारा रचित, पाहुड़ दोहा राम सिंह तथा भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित, ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में हैं। अगला देखते हैं, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? तो ये माधव प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक माधव प्रसाद मिश्र। ये सुदर्शन एवं वेशोपकारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक हैं, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। ठीक है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। ये आदिकालीन कवि हैं। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि हैं। ठीक है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो किसको? विद्यापति को। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। क्या कहा? बहुत बार ये आया है तो रट गया होगा। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की। निम्नलिखित कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। यह रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भट्ट तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली,
पुरुष परीक्षा विभाग सा लिखनावली गया पत्तलक वर्णकृति संस्कृत भाषा में तथा कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट भाषा में और पदावली गोरक्ष विजय नाटक मैथिली भाषा में रचित हैं। ठीक है, विद्यापति की। अगला कहते हैं अपनी पहेलियों मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन जाते हैं? तो अमीर खुसरो जी जाने जाते हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खली बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। कौन? क्या उपेक्षित रहा? आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है तो राष्ट्रीय चेतना जो है उपेक्षित रहा। आदिकाल में सामाजिक चेतना रहा है। आश्रयदाता प्रशंसा ये भी रही है। धार्मिक चेतना ये भी रही। राष्ट्रीय चेतना जो है उपेक्षित रहा है। सॉरी फ्रेंड। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। ठीक है। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीरगाथा काल। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। क्या थी? डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा। तो आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, पिंगल राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा। डिंगल राजस्थानी प्लस अपभ्रंश और पिंगल थी राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा। अगला देखते पुस्तक जल्लड़ हथ दे। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज यह पंक्ति जो है चंद्रबरदाई से संबंधित है। ठीक है। तो पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज यह पंक्ति चंद्रबरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास सालभद्र सूरी सुमेलित, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी सही, स्थूलभद्र रास जिनदत्त सूरी ये गलत है, चंदन बाला रास आशा का भी सही है। तो स्थूलभद्र रास जो है स्थूलभद्र रास जिनदत्त सूरी रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ये सभी रचनाएं आदिकालीन हैं। इनका सही सुमेलन इस प्रकार है। देखिए नीचे है भारतेश्वर बाहुबली रास किसके? सालभद्र सूरी के। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, स्थूलभद्र रास जिनधर्म सूरी, चंदन बाला रास अशोक कवि, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की। ठीक है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, स्थूलभद्र रास जिनधर्म सूरी, चंदन बाला रास अशोक कवि, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। अगला देते हैं रणमल्ल छंद के रचयिता कौन है? रणमल्ल छंद के रचयिता कौन है? बताइए जल्दी से। तो ये कौन है? रणमल्ल छंद के हैं श्रीधर। कौन है? श्रीधर। अगला देखते हैं रणमल्ल छंद के रचयिता श्रीधर है। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है। मधुकर कवि ने जयमेघ जस चंद्रिका और जोइंदु ने परमात्म प्रकाश और योगसार 2 पुस्तकों की रचना की है। अगला देखते हैं पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता थे सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर। NVS PGT में आया हुआ है। ठीक है, 2019 में। पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर थे।
कौन थे? सोमेश्वर। प्राक्ताभास हिंदी से आशय है, क्या है? तो प्राक्ताभास हिंदी से आशय अपभ्रंश। अगला, प्राक्ताभास हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्राक्ताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राक्ताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध नहीं, वो बद्ध हिंदी, बहुत कुछ बद्ध हिंदी। प्राक्ताभास हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्राक्ताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राक्ताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। अब अगला देखते हैं, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा? जटमल के द्वारा लिखी गई। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपत विजय की रचना खुमाण रासो 9वीं सदी की है। ठीक है। नरपति नाल कृत बीसलदेव रासो 13वीं सदी में लिखा है। जल्हड़ चंद्रप्रदाय के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया। जल्हड़ जो थे चंद्रप्रदाय के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया। किसने? जल्हड़ ने। चंद्रप्रदाय के पुत्र थे। नाथों की संख्या कितनी मानी गई? तो नाथों की संख्या कितनी है? 9। सिद्धों की संख्या 84। कितनी? सिद्धों की संख्या 84। तो यहाँ पे आंसर हमारा पूछ रहा ये होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नाथों की संख्या 9 मानी गई। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए। कौन कौन से? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। ये 9 नाथ हुए हैं। कौन कौन? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। अगला देखते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने थे शरहपा। कौन थे? शरहपा। शरहपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। शरहपा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया था। अगला देखते हैं, खुमान रासों का रचयिता कौन है? तो खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपत विजय हैं। तो खुमान रासों के रचयिता हैं दलपत विजय। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनिक ने परमाल रासो लिखा, जिसे आला खंड नाम से भी जाना जाता। नरपति नाल ने विशलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की तथा चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखा। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? पूछ रहा विद्यापति की नहीं है। तो कीर्तिलता है, पदावली है, कीर्ति पताका, जयमंग जस चंद्रिका ये नहीं है। जयमंग जस चंद्रिका जो विद्यापति की रचना नहीं बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना। किसकी? मधुकर भट्ट की। जयमंग जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्ध का आधार है। अगला देखते हैं। चलिए आज के लिए फ्रेंड इतना ही, और अगला हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम अगली क्लास लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। नमस्कार। बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।